Hey student, believe this side. Today we are talking about the history first chapter, that is the rise of nationalism in Europe. A हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके पहले हम द फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ चुके हैं। चलिए आपको बता दूं कि हम हिस्ट्री के इस फर्स्ट चैप्टर को कुल एक पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो इंट्रोडक्शन का था हमने पढ़ लिया है। दूसरा जिसमें कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियनिक कोड जैसे महत्वपूर्ण जो इवेंट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे खास तौर पर द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आप सभी को पता है नेशनलिज्म मतलब है पैट्रियोटिक फीलिंग, यानी कि अपने देश से प्रेम की जो भावना है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशन जो कि 1832-1848 में हुआ। उसके आगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। 6th वीडियो में विजुअलाइजिंग द नेशन। 7th वीडियो होगा नेशनलिज्म एंड एम्पायरियलिज्म। 8th वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज थर्ड लेक्चर। अभी आपके सामने डिस्प्ले पर जो मैप है वो मैप यूरोप का है, और इस मैप में 18th सेंचुरी का मैप है, जिसमें आपको करंट की कंट्री ना देखते हुए एम्पायर दिख रहे होंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ओटोमन एम्पायर। ऊपर थोड़ा हो जाएंगे तो ये ऑस्ट्रिया एम्पायर है, ये पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ एम्पायर है, ये होली रोमन एम्पायर है। इस तरह से ये पॉप एम्पायर है। इस तरह पूरा यूरोप विभिन्न तरह के एम्पायर में डिवाइडेड था। और यदि हम बात करें कि यहाँ के पीपल्स की, वो डिफरेंट सोसाइटी को बिलोंग करते थे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ अभी हैब्सबर्ग एम्पायर की। हैब्सबर्ग एम्पायर में कई तरह के लोग थे, जैसे कि इसमें फ्रेंच स्पीकिंग पीपल भी थे, जर्मन पीपल भी थे, बोहेमियन भी पीपल थे। यानी कि फ्रेंच जो आपका हैब्सबर्ग एम्पायर था उसमें डिफरेंट सोसाइटी थी, जिनकी जो कि डिफरेंट लैंग्वेज, उनकी एथनिसिटी डिफरेंट थी, कल्चर डिफरेंट था। ऐसे में उनको यूनाइट करना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड काम था। उनको एकजुट करके वो कोई रिवॉल्यूशन के लिए तैयार हों, ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन की बात थी। यूनिटी नहीं कर पा रहे थे उनको, क्योंकि जो उनकी लैंग्वेज थी वो डिफरेंट थी। कैसे वो हमारी लैंग्वेज है वो समझ पाएँ, तो बड़ी प्रॉब्लम थी। चलिए हम सबसे पहले इस टॉपिक को भी कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। हम इस टॉपिक को भी, जिसमें कि नेशनलिज्म की फॉर्मेशन शुरू हो रही है यूरोप में, उसको पढ़ेंगे 4 टॉपिक में। पहले में हम समझेंगे स्ट्रक्चर क्या था यूरोपियन सोसाइटी का, दूसरे में लिबरल नेशनलिज्म को, कंजर्वेटिज्म को और रिवॉल्यूशनरीज को। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं यूरोप की सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था। यूरोप की सोसाइटी का स्ट्रक्चर आपके सामने है। यूरोपियन सोसाइटी जो ना 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। एक जिसे अरिस्टोक्रेसी कहा गया, दूसरा पीजेंट्री। अरिस्टोक्रेसी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो बहुत ही कम थे, ठीक है, और जहाँ पीजेंट्री की बात कर रहे हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत अधिक थी। अरिस्टोक्रेसी मतलब कुलीन और पीजेंट्री मतलब किसान। जहाँ पर लेकिन बात करें कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में या सोसाइटी में वर्चस्व किसका था, दमदार समाज कौन सा था, तो डेफिनेटली अरिस्टोक्रेटिक जो थे वो डोमिनेटिंग कंडीशन में थे सोसाइटी में, जबकि इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, इनको लो क्लास माना जाता था। अरिस्टोक्रेटिक लैंडलॉर्ड्स होते थे, बड़ी बड़ी लैंड के ऑनर होते थे, जबकि जो पीजेंट्री थी वो बहुत ही
कम लोगों के पास लैंड होती थी, अधिकतर कैसे थे, लैंडलेस थे। अरिस्टोक्रेटिक्स के बाद कई तरह के पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल राइट थे, जबकि पीजेंट्री के पास किसी भी तरह का कोई भी राइट नहीं था। ठीक है। बाद में कुछ समय बाद एक नया जो क्लास है वो फ्रांस में सामने आई, जिसको कहा गया न्यू मिडिल क्लास, यानी कि लास्ट के 18th सेंचुरी के लास्ट में, लेट 18th सेंचुरी में कुछ एजुकेटेड पीपल थे कि पॉपुलेशन क्रिएट हुई, जिसमें डॉक्टर्स, टीचर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल थे, है ना। ये जो न्यू मिडिल क्लास के लोग थे, पढ़े लिखे थे, और इनका ये मानना था कि सोसाइटी में किसी भी ग्रुप्स को स्पेशल राइट्स या प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए, यानी कि वो बात करते थे इक्वालिटी की, है ना। और इनकी इसी विचारधारा से एक आइडियोलॉजी डेवलप हुई, जिसको नाम दिया गया लिबरल नेशनलिज्म। लेकिन न्यू मिडिल क्लास के लोग सभी की इक्वालिटी की बात करते थे, जिससे कौन सी आइडियोलॉजी डेवलप हुई, लिबरल नेशनलिज्म। चलिए आगे बात करते हैं लिबरल नेशनलिज्म की क्या मीनिंग थी। ठीक है। देखिए, लिबरल नेशनलिज्म यानी कि मिडिल क्लास के लोग क्या डिमांड कर रहे थे, उनकी मीनिंग थी कि इंडिविजुअल फ्रीडम मिले, सबको आज़ादी होनी चाहिए कि कोई कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहता है, कौन सा व्यवसाय करना चाहता है, जो भी उसको करना हो उसको आज़ादी मिलना चाहिए। कानून सबके लिए समान होना चाहिए, है ना। चाहे आप अमीर हों, एरिस्टोक्रेटिक हों, पीजेंट्स हों, मिडिल क्लास हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, तो आप किसी भी कैटेगरी से यदि बिलोंग करते हैं तो आपको इक्वलिटी मिलना चाहिए कानून के लिए। एक और बात पर ये एम्फसाइज करते थे, जो डालते थे गवर्नमेंट बाय कंसेंट। गवर्नमेंट बाय कंसेंट का मतलब है गवर्नमेंट बने सबकी सहमति से। मोनार्की में क्या होता है, किंग डायनेस्टिक सक्सेसर होता है, राजा का लड़का राजा, राजा के लड़के का लड़का राजा, इस तरह से पूरा डायनेस्टिक सक्सेशन चलता है रूलिंग का। लेकिन मिडिल क्लास के लोग लिबरल नेशनलिज्म के पक्षधर थे, जिसका मतलब क्या था कि गवर्नमेंट कैसी हो, सबकी सहमति से हो, और मार्केट्स में फ्रीडम हो। कैसी फ्रीडम हो मार्केट्स में, यानी कि जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ लगती है, ड्यूज लगते हैं, उनको अबॉलिश किया जाए। तो लिबरल नेशनलिज्म की मीनिंग थी। क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म किसका क्या उद्देश्य है, तो लिबरल नेशनलिज्म की यही उद्देश्य है। और लिबरल नेशनलिज्म जैसे आइडियोलॉजी को डेवलप किसने किया था, मिडिल क्लास ने। चलिए आगे बात करते हैं। 1815 में क्या हुआ, आपको ये पता है 1804 से लेकर 1815 तक पूरा टाइम था वो नेपोलियन का टाइम था। 1815 में नेपोलियन की हार हो गई। नेपोलियन की हार कहाँ पर हो गई है, वाटरलू में। देखिए आप देख रहे हैं बैटल ऑफ वाटरलू का, जिसमें से शामिल हुआ था ऑस्ट्रिया, रसिया, ब्रिटेन, प्रसिया, ये सभी कंजर्वेटिव रिजाइम थे, और इन्होंने जॉइंट होकर नेपोलियन को वाटरलू के इस युद्ध में हरा दिया। 1815 तक नेपोलियन का टाइम था। 1815 के बाद में नेपोलियन की डिफीट के बाद अब जो है ना, वो कंजर्वेटिव जिन्होंने हराया था उन लोगों का टाइम पीरियड शुरू होता है। कंजर्वेटिज्म होता क्या है, एक्चुअली हम इसको समझते हैं। कंजर्वेटिज्म बिलीव करते हैं ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर, ठीक है, जैसे कि मोनार्की है, राजशाही है, रूढ़ीवादी। कंजर्वेटिज्म मतलब हिंदी में रूढ़ीवादी। और रूढ़ीवादी किसके ऊपर विचार करते हैं, परंपरा पर, कि जो राजशाही है वो चलनी चाहिए ना, सोशल हायरार्की भी होनी चाहिए। सोशल हायरार्की ऊंच नीच जैसी परंपराएं समाज में होना चाहिए। जैसे कि कुछ आपने समाज में लोगों को देखा होगा, बूढ़े बुजुर्ग हैं जो पहले, अभी आप मूवियों में देखते हो कि जो कोई भी औरत विधवा हो जाती थी उसको सफ़ेद साड़ी पहनना होता था, वो किसी भी तरह के शुभ जो कार्यक्रम है उनमें शामिल नहीं हो सकती थी। ऐसी सोच वाले लोग कंजर्वेटिव कहलाते थे, ठीक है। ऐसे ही कंजर्वेटिज्म यूरोप में भी था। तो वो क्या कहते थे, कंजर्वेटिव जो कंजर्वेटर थे वो मानते थे कि जो है ना, वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करके रखना चाहिए, या वो कहते थे जो चेंज है
वो चेंज, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो चेंज एकदम से नहीं होना चाहिए, सडन चेंज नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअली चेंज होना चाहिए, सोशल हायरार्की को मेंटेन करना चाहिए। इसी क्रम में 1815 के बाद में इन्हीं कंजर्वेटिव पीपल्स ने जो राष्ट्र थे उन्होंने मिलकर एक ट्रीटी ड्रॉ की जिसको नाम दिया है द ट्रीटी ऑफ वियना। इसको कब साइन किया गया था? 1815 में। वियना एक शहर का नाम है जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यहाँ पर एक मीटिंग हेल्ड की गई थी सभी यूरोपियन कंजर्वेटिव रूलर द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या उद्देश्य था। ठीक है, मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वियना कांग्रेस। कांग्रेस कहूँ तो कांग्रेस का मतलब भी मीटिंग ही है। इनके क्या उद्देश्य थे, चलिए इसमें क्लियर हो जाएगा। इस मीटिंग को होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने। ओके, इसके उद्देश्य थे कि नेपोलियन ने जो चेंज किया है उनको अंडू कर दिया जाए, यानी कि जो भी चेंज किया उसको वापस से एज इट इज़ कर दिया जाए। उसके तहत ही फ्रांस में बोर्बोन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया, है ना। और जहाँ जहाँ पर भी राजतंत्र को नेपोलियन ने हटाया था, अबॉलिश किया गया, उसको फिर से रिस्टॉल किया गया। अब देखें, फ्रांस जो कि बहुत ही शक्तिशाली हो गया था नेपोलियन के समय में, इसी उद्देश्य से कि वो आगे कभी अपने क्षेत्र को बढ़ाए ना, अपनी बाउंड्रीज में विस्तार ना करे, इसलिए उसकी बाउंड्री के चारों तरफ नए नए स्टेट्स को इंस्टॉल किया गया। ठीक है, एक और चीज़, नेपोलियन ने एक अच्छा काम किया था कि जर्मनी जो है ना बहुत से स्टेट्स में, किंगडम्स में बटी हुई थी। उसने उन स्टेट्स को जो छोटे छोटे थे उनको मिलाकर 39 स्टेट्स का एक संघ बनाया था। वियना कांग्रेस के इन कंजर्वेटिव रूलर्स ने उस 39 स्टेट्स के जर्मन कन्फेडरेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की और उसको एज इट इज रखा गया। तो ये सारे उद्देश्यों को लेकर ही जो है ना वियना कांग्रेस की जो मीटिंग थी वो हेल्ड की गई। एक और चीज़ बता दूं कि जो वियना कांग्रेस के बाद जो भी मोनार्कियल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई थी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एम्पायर में, वो सभी इनटॉलरेंस थे, यानी कि किसी भी तरह की गतिविधियों को जो सरकार विरोधी हो उनको, या सरकार के ऊपर क्वेश्चनिंग करती हो उनको वो बर्दाश्त नहीं करते थे। दे कैन नॉट टॉलरेट एनी टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। यस, अगर कोई भी अपने पेपर के, न्यूज़पेपर के माध्यम से किसी भी तरह से विरोध करता था तो वो उन पेपर को सेंसर कर देते थे। अधिकतर मोनार्कियल गवर्नमेंट ने सेंसरशिप के नियम बनाए, लेकिन रेवोल्यूशनरीज ने वियना कांग्रेस या वियना कांग्रेस के बाद सेटअप जितने भी मोनार्कियल गवर्नमेंट थी उनका विरोध किया, क्योंकि उस समय रेवोल्यूशनरी होने के लिए आवश्यक था कि वो नेशनलिज्म नाम की फीलिंग को स्प्रेड करें। यदि कोई भी रेवोल्यूशनरी बनना चाहता है तो कौन सी फीलिंग को स्प्रेड करेगा? नेशनलिज्म की, यानी कि देशभक्ति की फीलिंग को। अब कैसे करें? आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को स्प्रेड करना है, ट्रीटी ऑफ वियना को अपोज करना है और फाइट करना है फ्रीडम के लिए, क्योंकि राजतंत्र में तो वो गुलाम बनकर रह रहे थे। यदि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बना लेंगे तो वहाँ पर उनकी खुद की वैल्यू होगी और उन्हें इक्वल राइट मिलेगा। इसलिए रेवोल्यूशनरीज ने कुछ इन सभी उद्देश्य को लेकर, उन सभी एम को लेकर कई तरह की सीक्रेट सोसाइटी सेटअप की, और ये सभी सीक्रेट सोसाइटी अंडरग्राउंड सेटअप की। इसका रीज़न ये था क्योंकि आपको पता है 1815 के बाद से जो सेटअप जितनी भी मोनार्कियल गवर्नमेंट थी वो इनटॉलरेंस थी। इसी वजह से, क्योंकि यदि उनका कोई विरोध करता तो उनको वो गायब करा देती। चलिए, रेवोल्यूशनरी की बात ही आ गई है तो मैं आपको एक फेमस रेवोल्यूशनरी के बारे में बता दूं जिसका नाम था ज्यूसेप्पे मैज़िनी। ये इटली का रेवोल्यूशनरी था और इसने 2 अंडरग्राउंड संगठन की स्थापना की थी। एक का नाम था यंग इटली और दूसरे का नाम था यंग यूरोप। बड़ा ही फेमस रेवोल्यूशनरी था, एक क्रांतिकारी था। इससे जो कंजर्वेटिव थे वो बहुत ही ज़्यादा डरते थे, है ना। और कई कंजर्वेटिव का तो ये भी मानना था कि ये हमारे लिए, उन मोनार्कियल गवर्नमेंट के लिए सबसे खतरनाक है। ठीक है, तो इसकी 2 संस्थाओं का क्या नाम था जो सीक्रेट सोसाइटी थी, यंग इटली और
यंग यूरोप कहाँ का रिवॉल्यूशनरी था? ये इटली का रिवॉल्यूशनरी था। ठीक है, अभी पिछले इसी चैप्टर में कुछ चीज़ों को मैं भूल गया था, तो मैंने आपको एक बार और नोटेड डाउन करा दूँ कि जो नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का जर्मन महासंघ बनाया था, उस प्रत्येक स्टेट की अलग अलग करेंसी थी और साथ ही वेट और मेजरमेंट सिस्टम भी अलग अलग था। ऐसे में ट्रेडर्स को ट्रेड करने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, इसलिए प्रथा ने इसकी शुरुआत की पहल की कि ऐसा किया जाए, एक करेंसी हो जाए, सिंगल करेंसी सिस्टम हो जाए और यूनिफॉर्म हो जाए वेट और मेजरमेंट सिस्टम को। तो प्रथा की पहल पर 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया। कस्टम यूनियन मतलब शुल्क संघ, जिसका नाम क्या था? जोल्बराइन। 1834 में एक कस्टम यूनियन सेटअप किया गया, नाम था जोल्बराइन, जिसने क्या किया, सभी तरह के टैरिफ बैरियर को ख़त्म कर दिया। यानी कि आप एक स्टेट से, अब 39 स्टेट में से आप किसी भी स्टेट में जाए, अब आपको इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को पे नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उसने उस समय जर्मनी में 30 करेंसी थी, यानी कि टोटल कितनी करेंसी थी, यानी कि कितने तरह की मुद्राएं थी? 30 थी, सबकी अलग अलग, हर स्टेट की अलग अलग थी। उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया? 2 कर दिया। यानी कि दे अबॉलिश 28 करेंसीज आउट ऑफ 30 में से कितनी कर दी? 28 को हटा दी, तो अब कितनी बची? 2। इन सब से क्या हुआ, जो ट्रेडिंग का सिस्टम था वो बड़ा ही ईजी हो गया। चलिए, आज का लेक्चर यही समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 1841। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे।